चलो बस बस, आप ही सब मेरे हो। चलो, इंटरफेरेंस। कोई बात, कोई बात। जो जो केक आपके जमा हुए हम सब खा लेंगे बाद में, सही है। क्या कह रही है? क्या कहना चाहती है? तो फिर 500 रुपए इकट्ठे कर सबसे पहले, एक एक। हाँ, और क्या। वो तो हमें मिल जाएगा। चलो, लिखो, हैंग डालो। बस अब टीचर डे के दिन को डांट नहीं खाएगा मेरे से फालतू। हैंग डालिए चुपचाप। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, हैंग डालो। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, हाइगन्स वेव थ्योरी। अभी 1 घंटे आज अपन बायो पढ़ेंगे। आप कहोगे सर ये फिजिक्स में बायो कैसे? तो फिजिक्स में जब कोई थ्योरी वाला पोर्शन आ जाता है ना, तो उसका हमने एक पर्यायवाची नाम रखा हुआ है, बायो पढ़ेंगे। मतलब अगले 1 घंटे सारी बातें कैसी हैं? सुननी है और याद रखनी है। सुननी है, समझनी है और याद रखनी है। तो उसका हमने एक पर्यायवाची नाम जोड़ रखा है। जब भी फिजिक्स में से थ्योरी वाली चीजें आती हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, आओ बायो पढ़ें। इसका मतलब इसमें सारी चीजें समझकर याद रखने वाली हैं। क्या बात सही है क्या? चलो, सबसे पहले देखिए होता क्या है वेव फ्रंट। उससे पहले हाइगन ने क्या बात कही थी? लाइट क्या है, इस पर बहुत लड़ाई चली। काफी सालों तक, 300-400 साल केवल यही लड़ाई चलती रही। लाइट है क्या? ये जो प्रकाश है ये क्या है? ये पार्टिकल है या वेव है? तो बड़ी लड़ाई चली। कई साइंटिस्ट ने कहा लाइट तो पार्टिकल से मिलकर बनी है। बोले तो उसके पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। न्यूटन ने, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि भैया लाइट तो क्या है? पार्टिकल नेचर है। उन्होंने एक थ्योरी दे दी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बाद में चीजें डेवलप होती गई, हाइगन आए। हाइगन ने कहा नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट के पास तो कौन सा करेक्टर है? वेव। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, प्रैक्टिकल होते गए, बाद में ठप्पा लगा, लाइट ना तो पार्टिकल है ना ही वेव है। लाइट के पास कौन सा नेचर है? ड्यूअल नेचर। इसका मतलब ये पार्टिकल भी बिहेव करती है और वेव। इट डिपेंड्स आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है, अगर आपको डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ये सब हमारे सिलेबस में है। अगर आपको पोलराइजेशन पढ़ना है तो आपको ये मानना पड़ेगा लाइट का कौन सा करेक्टर डोमिनेट कर रहा है? वेव करेक्टर। इसलिए इस टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। परंतु जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ दिनों में स्टार्ट होगा, हमारे जो मॉडर्न फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं अनुराग सुखिया सर, वो आपको शुरू करेंगे। वहां आपको बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें पता है लाइट का कौन सा नेचर मानना पड़ता है? पार्टिकल नेचर। तो वहां ऐसा बोलना पड़ता है लाइट किससे मिलके बनी है? पार्टिकल। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, केमिस्ट्री में कभी फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा हो, तो लाइट आती है तो वो बोलते पता कौन आ रहा है? फोटॉन्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मतलब लाइट किससे मिलके बनी है? फोटोन से। ये कौन सा नेचर है इसका? पार्टिकल नेचर। और मेटल में से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये नीट के 2 सवाल हैं। तो लाइट क्या है सर, पार्टिकल है या वेव है? आंसर है दोनों है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप फ्रेंड से बात करते हैं तो तू तड़ाके से, अबे इधर आ, उधर जा, डैश डैश भी लगा देते हैं।
है ना। परंतु अब जब हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो फिर अलग तरीके से बात करते हैं, तरीके से, तमीज के साथ, शालीनता से बात करते हैं। तो हम वही हैं, पर हमारा फ्रेंड्स के साथ व्यवहार अलग है, मम्मी पापा के प्रति व्यवहार अलग है। तो हमारा कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। उसी तरह से लाइट का क्या है, पार्टिकल है या वेव है? आंसर है दोनों है। इट डिपेंड्स आप कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो। अगर आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि लाइट के पास कौन सा करेक्टर डोमिनेट कर रहा है, वेव, तभी आप इंटरफेरेंस समझ सकते हो। पर अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो आप ये नहीं मान सकते कि लाइट वेव है, तब आपको क्या मानना पड़ेगा? लाइट किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल्स, बोले तो एनर्जी के बंडल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो पहले यही बात लिख लीजिए, फिर यहां से दो प्रश्न नीट के सॉल्व होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के कौन से नेचर को सपोर्ट करता है? पार्टिकल नेचर। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कौन से करेक्टर को? वेव। लाइट का है कैसा नेचर? ड्यूअल नेचर। अच्छे लिखिए, पूरा 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं जो हमें सुनकर समझकर दिमाग में रखनी है। हाँ जी। वेव नेचर में नहीं, लाइट जो है वो ड्यूल करेक्टर है। इंटरफेरेंस समझना है तो आप तो तभी समझ पाओगे जब आप ये मानोगे कि लाइट के पास कौन सा करेक्टर है? वेव करेक्टर है। तो जब आपको पार्टिकल नेचर समझना है तो अगर आपने वेव करेक्टर मान लिया तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ ही नहीं पाओगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि लाइट तो किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल्स। स्टडी के हिसाब से, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही आपको बोलना पड़ेगा लाइट क्या है। इन जनरल तो लाइट का क्या नेचर बोला जाएगा? ड्यूल करेक्टर। तो अगर आपको चलते फिरते पूछा जाए कि भैया लाइट कौन है, तो आपको तुरंत बोलना है लाइट है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल का मतलब पार्टिकल भी और वेव करेक्टर भी। तो सर फिर कौन डिसाइड करेगा? उदाहरण है, प्रैक्टिकल डिसाइड करेगा, एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा। है दोनों नेचर, पर जब इंटरफेरेंस पढ़ना है तो वेव नेचर डोमिनेट करेगा। जब पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? पार्टिकल नेचर। वहां से लिख, सेलिब्रेशन करेंगे आपके साथ, टीचर्स देगा। क्यों आपके साथ नहीं करेंगे? मुझे जानकारी नहीं है। नहीं पता ये कौन है? आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कौन है रे ये? पूरी प्लानिंग ही मैं करता हूँ, वाह। सही है। हाँ, तुम ही सब होशियार हो बस। चलो, ले अब आ जाओ, बातें तुम्हारी कभी खत्म ही नहीं होंगी। हाँ, अब एक टर्म आता है, फेस क्या है? ये एसएचएम में भी काम आता है, एसी में भी काम आता है, वेव में भी काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा। तो इसको आपको 10 मिनट समझना पड़ेगा, तब फीलिंग आएगी। अब बिल्कुल बातचीत बंद करें क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा समझने का है। फेज क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। वेव, ये एक वेव है जिसकी सभी को पता है लंबाई कितनी है? लैम्डा। इसके बाद वेव अपने आप को क्या करती है? रिपीट। रिपीट का मतलब समझिए क्या होगा?
जो हाल इसका पार्टिकल का है वही हाल इसका है, जो हाल इसका है वही हाल इसका है। मतलब 1 और 1 दोनों का फेज सेम है, 2 और 2 दोनों का फेज सेम है। अब प्रश्न होता है ये फेज क्या होता है, क्या होता है फेज? तो हमने थोड़ा सा एसी पढ़ा था, मैं आपको वहां ले चलता हूं प्योर आर में। आराम से कॉन्सेप्ट डेवलप करिएगा आप, आपको अच्छा लगेगा। ये प्योर आर हमें एसटी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। प्योर आर में सर ने बताया फेज डिफरेंस कितना डिग्री होता है, आपको याद हो तो 0 डिग्री बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। प्योर एल में +90, प्योर सी में -90। अब आपने याद तो कर लिया जीरो होता है, पर जीरो का क्या मतलब है, क्या है जीरो? आपने तुरंत बोल दिया, एक लड़की ने बोल दिया सेम फेज है। अब ये सेम फेज या फेज डिफरेंस जीरो का फीलिंग क्या है? अब आप फीलिंग समझना, आपको मजा आएगा। सेम फेज का मतलब है, जैसे आप मेरे दोनों हाथ को मूवमेंट को देखिएगा, ये अभी जीरो पर है, ये मैक्सिमम। दोनों हाथ एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो। इसका मतलब आप क्या कहोगे? आशीष सर आपके दोनों हाथ सेम फेज में हैं। ये देखिए, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड हैविंग सेम फेज, और वी कैन से द फेज डिफरेंस बिटवीन द हैंड्स विल बी जीरो। अब इसको फिजिक्स से फील करिए, आपको मजे आएंगे बहुत तगड़े। ये वी है, ये वी है। अब मैं आई बना रहा हूं, ध्यान से देखना, कॉपी में देखना, एसटी सर ने बना रखा है, आई इसके साथ ओवरलैप कराया है। आप देखो कितना मस्त है, दोनों एक साथ जीरो हैं, एक साथ मैक्सिमम होए, एक साथ जीरो होए, एक साथ नेगेटिव होए, एक साथ जीरो होए। आप कहेंगे इनका फेज डिफरेंस जीरो है। जीरो की फील तो लो, आपने याद कर लिया जीरो होता है, पर जीरो का मतलब क्या है, उस पर क्या निबंध लिख सकते हो? तो आप कहोगे देखो सर एक हाथ आपका वोल्टेज है, एक हाथ आपका करंट है। अब आप देखो दोनों अभी जीरो हैं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ -A, एक साथ जीरो, एक साथ +A। +A मतलब एम्पलीट्यूड, तो +A जीरो -A, जीरो +A जीरो -A। ये देखिए, महसूस करिए फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब दोनों एक ही फेज में हैं, एक साथ मैक्सिमम होंगे और एक साथ मिनिमम होंगे। और फील कराता हूं मैं आपको, जैसे आराम से एंजॉय करते हुए समझिए सब्जेक्ट को, तो आपको मजे आएंगे। अच्छा यार, फेस की ऐसी फीलिंग तो हमने कभी सुनी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, दो कर्व बना रहा हूं, एक है साइन का कर्व और एक है माइनस साइन का कर्व। अब आप देखना, आपको मजे आएंगे। एक साइन है और एक, देखो इसमें क्या है, दोनों एक साथ जीरो हैं, परंतु जब ये +A पे पहुंच गया उस समय ये -A पर है। हाथ के मूवमेंट से बताऊं, आपको मजा आएगा, देखना। अभी दोनों जीरो थे, अब देखना, एक +A जा रहा है, एक -A जा रहा है। देखिए आप, एक +A जा रहा है और एक -A जा रहा है। जिस समय ये +A है उस समय ये, पता है इन्हें बोलते हैं, ये दोनों 180 डिग्री पर हैं। 180 समझते हैं, बिल्कुल एक दूसरे वेक्टर, एक दूसरे के अपोजिट। इसे बोला जाता है ये आउट ऑफ फेज हैं, इनके बीच में कोई फेज नहीं है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, विपरीत। मतलब फेज डिफरेंस कितना डिग्री है, 180, 180 डिग्री, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लो मम्मी और दादी, भाई सब यूं चलते हैं, यूं। आप बचपन में थे तो आपने कभी सोचा नहीं, धीरे धीरे आप बड़े होते गए, आपकी समझ बढ़ती गई कि यार मम्मी जब नानी से बात करती है, मम्मी क्या खुश मिजाज रहती है, एकदम मस्त। मामा से बात करती है, एकदम खुश मिजाज रहती है। पर वही मम्मी जब दादी से बात करती है तो ऐसी खिंची खिंची क्यों रहती है? तो प्रकृति का स्वभाव है, मम्मी और दादी यूं चलते हैं, यूं यूं एकदम विपरीत, ऐसे। मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना डिग्री है, 1। तो आपको फील करना चाहिए, हाँ ये तो हो गई, कितने डिग्री का फेज डिफरेंस, मतलब
तलवारें चल जाएं, अगर तलवारें हो तो, वो तलवारें होती नहीं है ना, तो ऐसे चलते हैं। जबकि मम्मी और नानी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0। बिल्कुल एक साथ। दोस्ती, दोस्ती में भी फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। आपके इतने बच्चे बैठे हैं, आपके सब दोस्त थोड़ी ना है, आपके 2 3 दिन 4 दोस्त हैं। कारण क्या? उनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपका सोचने का तरीका मैच होता है, आप एक जैसा सोचते हो, एक जैसा आपको चीजें अच्छी लगती हैं, तभी तो वो आपके क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। तो यही कहलाता है, ये कहलाता है फेज डिफरेंस कितना? 0। ये फेज डिफरेंस कितना? 180। एक होता है 90 वाला भी, वो भी फील करें, ये पूरे चैप्टर में आएगा, नहीं तो आप परेशान होते रहोगे। ये है साइन का कर्व और ये है कोसाइन का कर्व। अब आप देखो यार, ये भी अलग अलग है। जिस समय ये 0 है उस समय कॉस अपने मैक्सिमम पर है। प्योर एल में ऐसे ही होता है, आप मेरे हाथ से देखना, आपको मजा आएगा। ये देखो, एक 0 है जबकि एक कहां बैठा है? वैल्यू चेक करो, साइन 91 होता है, उस समय कॉस 90 0 पे बैठा है। देखो, इसे बोलते हैं प्योर एल। आप प्योर एल में एसटी सर बोलते हैं वोल्टेज आगे चलता है। आगे का मतलब क्या है? आगे की फीलिंग कि जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट 0 है। देख लो आप ग्राफ, क्या मस्त ग्राफ है। जिस समय ये 0 है ये मैक्सिमम है, जब ये 0 हो रहा है तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम है। इनको समझिए, फेज डिफरेंस की फीलिंग क्या है। अब मैं तीनों एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताइए क्या क्या है। ये बताइए, ये क्या है? सेम फेज, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ 0, एक साथ मिनिमा, ये कहलाएगा सेम फेज। सेम फेज। दूसरा बताइएगा, ये वाला, हाँ 90। क्यों 90? क्यों? एक मैक्सिमा और एक 0। ये देखिए, ये देखिए, आउट ऑफ फेज क्या होगा? दोनों 0 हैं एक साथ, पर एक कहां जा रहा है? प्लस ए पर, और एक कहां जा रहा है? दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज। क्या फेज डिफरेंस की फीलिंग आ रही है? जैसे इसमें 1 और 1 डैश सेम फेज में है। कारण क्या है सेम फेज में? अगले ही क्षण जो 1 का हाल होगा वही 1 डैश का होगा। दोनों मीन पर हैं। आप कहोगे यार मीन पर हैं तो मीन पे तो ये भी है। अगले क्षण अगर ये मीन से ऊपर जाएगा तो 1 डैश भी मीन से कहां जाएगा? ऊपर। एक जैसे हालात, वो कहलाते हैं दोनों का फेज क्या है? सेम। यही अब हाइगन ने कहा। पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो वाला नोट कर लीजिए डायग्राम। 1 एंड 1 डैश आएगा धीरे धीरे। मैं एक बार आपको चाहता हूं कि आप बेसिक सीखें, ये सब 11वीं क्लास चल रही है। एक बार फेस की फीलिंग आपको आ जाएगी ना, आपको मजे आएंगे पढ़ने में। आप फील करें 0 डिग्री का फेज, 90 का फेज, 180 का फेज, ये सब क्या है? फेज डिफरेंस की फीलिंग। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, हाथ तेज चलाइएगा। 2 पॉइंट जिनका फेज डिफरेंस सेम होता है, पता है उनके बीच में लैम्डा की दूरी होती है। ये देखो आप, आपने बचपन में पढ़ा हो, चलो ये तो आपको समझ में आ रहा है, वेव यहां पूरी हो गई। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट की बीच की दूरी लैम्डा होती है, याद करिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी भी। आज एक अच्छी बात समझिए, क्रस्ट क्रस्ट में लैम्डा का क्या मतलब है? जो हाल 2 का है वही हाल 2 डैश का है। अगले क्षण जो घटनाएं 2 के साथ घटित होंगी वही वही घटनाएं 2 डैश के साथ भी घटित होंगी। आप कहोगे दोनों का फेस क्या है? सेम। क्या नेक्स्ट स्लाइड लगा दूं? तो धीरे लिखा कर हमेशा। फटाफट लिखना भाई, थोड़ा तेज तेज। ये भले ये वाला मत लिखो कुछ भी, ये जरूरत नहीं है। आप तो ये बनाओ, ये वाला 0 डिग्री,
इसमें कितना होगा बताओ फेज डिफरेंस? 90 डिग्री। इसके अंदर कितना है? 180। इससे एक भी सवाल नहीं आता, मुझे पता है, पर आप इन टर्म्स को समझोगे नहीं ना यार, तो आपको मजा ही नहीं आएगा कि फेज डिफरेंस होता क्या है। आप कोई बात चल रही है तो पता है आप उस डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं बताता हूँ 0 डिग्री का क्या मतलब है। 0 डिग्री का सबसे सरल मतलब है, जो हाल पहले का होगा वही हाल दूसरे का होगा। अगर पहला अपनी मैक्सिमम से गुजर रहा है तो दूसरा भी अपने मैक्सिमम से गुजरेगा। मम्मी पापा आउट ऑफ फेज रहते हैं हमेशा, आप देखो 180 पे रहते हैं बिल्कुल। तो ये सब ऐसे ही है, और ये भी अलग अलग होता है। शादी के समय तक 0 डिग्री चलता है, यस यस यस। फिर एकदम 90 होता है, और धीरे धीरे एकदम से 180 हो जाता है। जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है एकदम 180, यस, आउट ऑफ फेज। 0 डिग्री। कौन है रे बदमाश, यहां खड़ी हो जा हाथ ऊपर करके। बहुत सही। देखो 90 जीरो 180 तब पता चलता है जब दोनों बात करते हैं। अगर एक बोले नहीं हाँ जो तू कहे वो बिल्कुल सही है, तो 0 डिग्री चलता है हमेशा। हाँ, दोनों बातों में अंतर होता है। देखो एक तो होता है कि सुबह सुबह जब पहली क्लास होती है, एक होता है चाय बन के आ जाती है, एक दूसरा होता है चाय बना दूं क्या, तू सो जा मैं मैनेज कर लूंगा। दोनों शब्दों में कितना अंतर है? चाय बना दूं क्या, ना 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 ना, आई विल मैनेज। तो हमेशा फेज डिफरेंस 0 डिग्री चलेगा। चलो आगे बढ़े क्या? तो याद रखें 0, 90 और 180। दो साइन साइन, देख ये दोनों साइन साइन है बेटा, साइन दोनों साइन कर्व है। 0 ये साइन है, पर ये कौन है? माइनस साइन। फेज डिफरेंस 180। एक साइन और एक कोसाइन 90। आप देखना प्योर एल में एक साइन आ रहा था और एक कॉस आ रहा था, तो सर ने बोला था 90 डिग्री। क्या आगे बढ़े क्या? और आपको फेज की फीलिंग देता हूं, जल्दी से आओ। एक बार वो दिमाग में सेट कर लो बस फेज होता क्या है, तो क्या चीजें बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। चलो लिखो, जल्दी स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब एक बात सुनना, और अच्छी बात बताता हूं। ईएमडब्ल्यू में ये अपने आप में नीट का 2 से 3 बार सवाल आया है। पता है आपने अभी लेटेस्ट पढ़ा है ईएमडब्ल्यू में, बातें बंद करिए, डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, याद है? परंतु ई और बी हैं तो परपेंडिकुलर, बट दे आर इन, भाई साहब ये 3 बार नीट में आ गया। बच्चा क्या टिक करके आ जाता है? 90 डिग्री ना, उनके बीच में एंगल 90 है, बट उनका फेज क्या है? अब याद ही नहीं होता यार। आप कह रहे हो 90 भी और सेम फेज भी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप देखना मस्त मजा आएगा आपको। 3 चीजें हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ई और बी। मैं हूं वेव, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है? मैं कहां जा रहा हूं? एक्स में आ गया। अब आप देखना, ये है आपका ई, ये है आपका बी, और मैं आगे जा रहा हूं। क्या तीनों 90 पर हैं क्या? देखो आप, मैं कौन हूं? एक्स, ये कौन है? वाई, और ये कौन है? जेड। अब आप देखना अच्छे से, कितना मस्त समझ में आएगा। देखना, ये ई और बी
है 90 पर फेज बताओ, फेज 0 है। क्यों 0? देखना आप, एक साथ 0, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0, एक साथ। एंगल 90 है, एंगल से मतलब नहीं है, फेज बताओ 0। अब देखना, मैं एक साथ चलूंगा, देखना ये क्या है, ये है EMW। देखें आप, तीनों एक साथ चलना, आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहां है, आगे। E और B आपस में कितने डिग्री पर, 90, और दोनों के बीच में फेज भी 0। बच्चा ये समझ नहीं पाता, यार 90 भी कह रहे हो और 0 भी कह रहे हो, आप फील करो E और B कितने पर, ये तो एंगल हुआ। अब फेज का मतलब क्या होता है, दोनों का ऑसिलेशन एक जैसा होना, अभी दोनों मैक्सिमम। ये देख कितना बढ़िया एग्जांपल है एंगल 90 पर फेज, फेज 0। 3 बार नीट में आया है ये, 3 बार। एंगल बिटवीन E एंड B इज 90 बट दे आर इन सेम फेज। क्या आपको ये मूवमेंट समझ में आ रहा है? ये मूवमेंट बहुत प्यारा है, अगर आपने इसको 2 बार समझ लिया कभी भूलोगे ही नहीं। मैं कौन हूं, वेव, मैं जा रही हूं एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब आप देखना, तीनों 90 पे चल रहे हैं एक साथ, देखो आप, मैं एक्स, ये वाई, ये जेड, आप देखिए तीनों 90 पे चल रहे हैं, और ई और बी का फेस कैसा है, 0। एंगल कितना है, 90। नहीं आई बात समझ? ये भी नोट लगा के लिख लीजिए कि ई और बी है 90 डिग्री पर बेटा जी फेज सेम है। सर फेज सेम का मतलब क्या आशीष सर? तो बोलना धीरे धीरे कोशिश कर। फेज सेम का मतलब है एक साथ 0 होना, एक साथ मैक्सिमम होना, एक साथ 0 होना, एक साथ दोनों की स्थिति एक जैसी चेंज होना, इसे कहा जाता है फेज डिफरेंस 0। मिटाऊं क्या? अब देखो हाइगन ने कितनी मस्त बात कही। अब हम आ जाते हैं हाइगन पर। ये मैंने आपको 27 मिनट 11वीं क्लास की बातें और फेस की फीलिंग बताई। अब मैं हाइगन पे आता हूं। हाइगन ने लाइट के कौन से करेक्टर को डोमिनेट माना? वेव करेक्टर। और हाइगन ने कहा भैया मैं तो मानता हूं लाइट क्या है, वेव है। तभी देखो उन्होंने नाम क्या रखा, हाइगन्स वेव थ्योरी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हाइगन वेव थ्योरी है, लॉ नहीं है। बायोसवर्ट लॉ है, गॉस लॉ है, ओम्स लॉ है, जिनका प्रैक्टिकल है, मैथमेटिकल प्रूफ है। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ, इन्होंने तो बस एक मॉडल दिया, मेरा ऐसा मानना है। मैं लाइट को क्या मान रहा हूं, वेव करेक्टर। और जब लाइट ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट करती है, इन द फॉर्म ऑफ। द क्वेश्चन अराइजेस के वेव फ्रंट होता क्या है? अब आप देखना मजे आएंगे आपको। ये कोई सोर्स है एस, ठीक है, सोर्स है, कोई बल्ब है, बल्ब से क्या निकल रहा है, प्रकाश। मान लो साइनसोडल वेव निकल रही है, ये साइनसोडल वेव सभी दिशाओं में निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी। देखते जाना, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। ये भी वेव निकल रही है, यहां भी वेव निकल रही है। तो पहले बोलो क्या है, बल्ब एक लाइट सोर्स है, और सोर्स से क्या निकल रही है, वेव्स। मैंने मान लिया साइनसोडल वेव्स। अब आप बताना ये कितनी दूरी पर है, लैम्डा। ये ये क्या इन सब का फेज सेम है? ये भी लैम्डा दूरी पर, ये भी लैम्डा पर, ये भी लैम्डा पर, ये भी। इन्होंने इन सब पॉइंट्स को क्या कर दिया, मिला दिया, एक शेप बन के आ गया। कोई शेप दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल। उन्होंने कहा इसी को मैं क्या बोलूंगा, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ऐसा शेप है जिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का फेस क्या है, सेम। और महसूस करिए, इसका कितना है बताइए, 2 लैम्डा दूरी। ये 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 इन सबको जोड़ दो, ये देखिए अगेन कैसा शेप बना, स्फेरिकल। ये बताइए कैसा बना, स्फेरिकल। तो उन्होंने बोला वेव फ्रंट क्या है, सुनना, पहला पॉइंट,
दे आर इमेजनरी सरफेसेस। वास्तव में ऐसी कोई सरफेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अब परिभाषा देखना, 2-3 बार सुनना। एट विच all oscillating particles all oscillating particles are in same phase। महसूस करिए तो मजा आएगा, धीरे धीरे बोलिए। दे आर इमेज सरफेस, मतलब ये काल्पनिक है, ऐसी कोई सरफेस रियल में एग्जिस्ट, और उन पर जितने भी पार्टिकल हैं वो किनका फेज सेम है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, और भी कोई पार्टिकल लें, आप कहोगे इन सब का फेस क्या है, सेम फेस। का मतलब क्या भी बताया, जैसे ये मैक्सिमम होंगे सब मैक्सिमम होंगे, जीरो होंगे तो सब जीरो होंगे, इन सब का फेस सेम है। उसी तरह बताओ इन सब का फेस सेम होगा, इन्हें ही क्या कहा गया, वेव फ्रंट। इन्हें ही क्या कहा गया, वेव फ्रंट। डायग्राम बनाइए, 2-3 बार और समझाता हूं। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसे नेचर का है बताइए, स्फेरिकल। ये सब बायो है, एक बार समझकर आपको याद करना है। ये सब हाइगन का मॉडल है। आप यहां क्यों नहीं कह सकते कि सर यही परिभाषा क्यों है, ये हाइगन ने अपनी थ्योरी में प्रपोज करी कि मेरा ऐसा मानना है। मैंने एक नया शब्द बोला, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला शेप जिनका फेस क्या हो, सेम हो। दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। डायग्राम में बहुत कलाकारी मत करिए, बस 1-2 वेव बनाकर ऐसे गोले बना लीजिए। बहुत कलाकारी मत करिए, समय नहीं है इतना। 1-2 वेव बना लीजिए और गोला बना लीजिए बस। तो कच्ची पक्की डेफिनेशन बोलने की कोशिश करिए कि वेव फ्रंट क्या है। अब टूटी फूटी बोलो। वेव फ्रंट एक इमेजनरी सरफेस है, काल्पनिक सरफेस है। काल्पनिक सरफेस पे क्या क्या है, और बोलो उन सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनका फेज सेम है। सर फेज सेम का क्या मतलब होता है, अभी आधे घंटे यही तो समझ में आ गए कि फेज सेम का मतलब क्या है, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमम, मतलब सभी की हालात एक जैसी है। वेव फ्रंट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं एंड अवे फ्रॉम द सोर्स। ये क्या मतलब है अवे फ्रॉम द सोर्स, खुद देखिए। अभी वेव फ्रंट यहां था, फिर वेव फ्रंट यहां था, फिर वेव फ्रंट बाहर जा रहा है, तो बताओ सोर्स की तरफ आ रहा है या सोर्स से दूर, सोर्स से दूर जा रहा है। इस बात को भी लिखिए, आराम से लिख लीजिए। पहले आपको बोल दिया गया बायो है। सर अब बताइए बायो क्यों बोला आपने, इसका मतलब ये सारी चीजें 100% क्या है, थ्योरेटिकल, जिनको समझकर क्या करना है, याद। कोई इस पे फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है।
बढ़ूं? और एक पॉइंट लिखिए तीसरा। सही है। तीसरा पॉइंट, हाइगन ने कहा रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अब इसका क्या मतलब वो भी समझते हैं, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। तीसरा पॉइंट बोर्ड पे कोने में लिखा है ऊपर, रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। चलो अब सुनना, अब इसी वेव फ्रंट को मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं, आपको मजा आएगा। आराम से एंजॉय करें सब्जेक्ट को। सोर्स है, सोर्स मतलब बल्ब है कोई प्रकाश का। अब ये वेव निकाल रहा है, अब मैंने वेव ना निकालकर ऐसे रे से रिप्रेजेंट किया, रे ऑफ लाइट। ये देखिए आप, ये एनर्जी प्रकाश निकल रहा है। अब उन्होंने ये कहा हाइगन ने कि जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा रे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये रे है तो इससे 90 डिग्री देखो, ये रे है, ये 90, ये रे है 90, 90, 90, 90, इन सबको मिला दीजिए, देखिए अपने आप क्या स्फेरिकल बना है क्या? तो हमेशा रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, हमेशा। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट से जोड़ना है तो बता देता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्यू पोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और बताता हूं, जैसे सर मैंने ना पूरी रे ऑप्टिक्स आपने 27 लेक्चर में इतना अच्छा पढ़ाया, 3 तरह की लाइट आ सकती है पूरे में, या तो वो पैरेलल होगी, या वो कन्वर्जिंग होगी, या वो डाइवर्ज होगी, इसके अलावा कोई संभव ही नहीं है। अब इनके वेव फ्रंट बना के बताओ। सर कोशिश करते हैं, एक ही मतलब है, वेव फ्रंट हमेशा रे के 90 डिग्री पर, देखना 90, 90, 90, 90, जोड़ दो, क्या बन गया? वेव फ्रंट। एक बना दो, उसके बाद रिपीट करते जाओ। सफेद रंग तो क्या है? रे, और ये ग्रीन कलर से बना है, बता ये क्या है? वेव फ्रंट। फिर आया, सर ये वेव फ्रंट क्या है सर? तो फिर और बोलो, कोशिश करो। इस वेव फ्रंट पर ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका फेज सेम है, मतलब ये एक जैसे क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। अब मान लो इसका वेव फ्रंट बनाना है, कोशिश करना कैसे बनाओगे? 90 पे खींचना है, देख क्या ये 90 है क्या? ये 90, ये 90, क्या सही है क्या? जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, उसके बाद तो वही शेप बनाते जाइए, सब 90 है। सर इसमें कोशिश करूं सर, मैं करूं सर? हाँ आप करो। क्या ये 90 है क्या? 90 तो नहीं दिख रहा, ये भी 90 नहीं है। जोड़ दीजिए, एक बार दिक्कत आएगी, 2 बार दिक्कत आएगी, एक शेप बनते ही फिर तो शेप्स को क्या करना है? रिपीट। कौन है? कोशिश करिए, सफेद रंग से तो आपने लाइट रे बनाई है, और बाकी कलर से क्या बनाए हैं? वेव फ्रंट। कोशिश करिए, क्या बनाए? वेव फ्रंट। इसका नेचर बताइए कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट। इसका कोशिश करिए कैसा है? स्फेरिकल।
इसका कोशिश करिए, कैसा है, स्फेरिकल है, पार्ट स्फेरिकल ही तो है। कल को अगर एक लाइन सोर्स आ जाए, कौन आ जाए, लाइन सोर्स का मतलब क्या होता है, इस पर बहुत सारे इन्फानाइट छोटे छोटे कौन है, पॉइंट सोर्स। अब आप देखना मजा आएगा, इसका लाइट सभी दिशाओं में निकल रही है, अगर आप इनको जोड़ दोगे ऐसे, सोचो इसको भी ऐसे बनाओगे, इन सबको जोड़ दोगे तो बताओ कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो याद रखिए लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, ये सब बोर्ड के नीट के सवाल हैं। सर लाइन सोर्स वाला वापस फील कराओ, आप वापस फील कर लो, ये जैसे लाइन सोर्स है, ठीक है, ये अपना वेव फ्रंट पैदा कर रहा है, ये अपना वेव कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये अपना कर रहा है, 1 रुपए के सिक्के के ऊपर 1 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, फिर 1 रुपए का सिक्का, बताइए कैसा शेप बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, यस और नो। तो याद रखिए लाइन सोर्स का ये अभी यहां है, अगले ही क्षण ये ऐसा हो जाएगा। बनाने की कोशिश करिए, पांचों डायग्राम बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छे से बनाइए। एक ही कॉन्सेप्ट है, वेव फ्रंट और लाइट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये सब पेपर के क्वेश्चन हैं। एक बार दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे जब आप 2-3 बार बना लोगे तो आप बनाना सीख जाओगे। एक घंटे ये फुल बायो है। मिटाऊं क्या, अच्छा चैप्टर बहुत छोटा है, रे में तो 10 ईएलपी थी, किसी ने वेव ऑप्टिक्स में ईएलपी देखे हो तो केवल 2 ईएलपी हैं, चैप्टर ही बहुत छोटा है, 6-7 लेक्चर में तो यूं आराम से तैयार हो जाता है विद न्यूमेरिकल, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 ही ईएलपी हैं बस, ध्यान से करिएगा, अब अलग से ईएलपी नहीं मिलेगी, वो बुकलेट में आ चुकी है ईएलपी। तो वापस सुनो, हाइगन ने क्या कहा, हाइगन ने लाइट के कौन से करेक्टर को डोमिनेट माना, वेव, थोड़ा थोड़ा बोलो तो क्या उससे डर हटेगा। टॉपिक का नाम क्या है, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन ने एक मॉडल प्रपोज किया, उन्हें कहा मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइट है वो कौन से करेक्टर को शो कर रही है, वेव करेक्टर को, और उन्होंने लाइट का प्रोपोगेशन किसके थ्रू माना, वेव फ्रंट के थ्रू माना। अब प्रश्न पैदा होता है वेव फ्रंट क्या है आशीष सर, तो आपको टूटा फूटा बोलना आना चाहिए, वेव फ्रंट इमेजनरी सरफेस हैं, काल्पनिक सरफेस हैं, उन सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे दे आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ये दोनों पार्टिकल का फेस कैसा है, सेम है, दे आर इन द सेम फेज, यस और नो। बढ़ू आगे,
चलिए जल्दी आइए, फटाफट 1 मिनट और लीजिए। अब उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि वेव फ्रंट ट्रेवल कैसे करता है। आपने तो चलो आगे से आगे बना दिया, पर ट्रेवल कैसे करता है वेव फ्रंट, उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया, लास्ट कॉन्सेप्ट है वो। कर दूं क्या नेक्स्ट? जल्दी आओ फटाफट। लिखें हाउ टू ड्रॉ एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ wave front after time delta t। सही है। चलो अब सुनना, टोटल थ्योरी है, सिर्फ सिर्फ बातें हैं जो उन्होंने अपने मॉडल में प्रपोज करी, वो हमें समझनी है। आइए फिर से समझते हैं। उन्होंने कहा ये आपने वेवफ्रंट बना लिया, पर जिस प्रकार लाइट ट्रेवल करती है वेवफ्रंट कैसे ट्रेवल करेगा, उसके लिए उन्होंने क्या जुगाड़ दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा ये कोई वेवफ्रंट है, प्लीज बोर्ड पे देखना। उन्होंने कहा हर वेव फ्रंट पर असंख्य इन्फानाइट नए सोर्स होते हैं, इन्फानाइट नए सोर्स होते हैं, और ये नए सोर्स अपना खुद का क्या पैदा करते हैं, वेव फ्रंट। और इन नए वेव फ्रंट को बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला? सेकेंडरी वेवलेट्स। और आप इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दो कॉमन टेंजेंट से, देन यू विल गेट अ न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। पहले वेव फ्रंट कहां था बताइए? 1 पर, अब बताओ कहां आ गया? 2 पर। इस तरह से वेव फ्रंट क्या करता है? ट्रेवल। सर समझ नहीं आया, वापस देख। मान ले ये कोई पॉइंट सोर्स है, इसका ये वेव फ्रंट है स्फेरिकल। अब वापस से सुनिएगा, हाइगन ने क्या कहा? हर सोर्स पर, हर वेव फ्रंट पर इनफानाइट नए सोर्स होते हैं। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया? हर वेव फ्रंट पर इनफानाइट नए सोर्स होते हैं, वो नए सोर्स अपना खुद का, अपना खुद का क्या पैदा करते हैं? वेव फ्रंट। इन्हें क्या कहा जाता है बताइए नए वेव फ्रंट को? सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को क्या कर दो? मिला दो। कैसा? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट नहीं, ऐसा नहीं आपका मर जाए आपने यूं मिलाया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कॉमन टेंजेंट मिलाना है, कॉमन, सबको टेंजेंट टच करता हुआ। देखो ये देखिए कॉमन टेंजेंट। अब आप खुद बताइए, जो वेव फ्रंट पहले 1 पे था अब चलकर कहां आ गया है? 2 पर। एक बार और समझा दो सर, फिर आ जाएगा। चल एक बार और देख ले अपने बच्चों, क्या दिक्कत है? क्या नया वेव फ्रंट आ गया? अब वापस बोलो, शब्द बोलो। इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे क्या हैं? नए पॉइंट सोर्स। बोलो हाँ है क्या? ये अपना खुद का क्या पैदा कर रहे हैं? वेव फ्रंट। बोलो ये समझ में आया? इन नए वेव फ्रंट को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को कैसे मिला दो? टेंजेंट। देन यू विल गेट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। अब बताओ क्या वेव फ्रंट ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? पहले कहां था? पोजीशन नंबर 1 पे, फिर ट्रेवल करके 2 पे, फिर ट्रेवल करके 3। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस हमें ऐसे ड्रॉ करना आना चाहिए। इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ
वेव फ्रंट बना लीजिए। ये कॉमन टेंजेंट की फीलिंग आई क्या? कॉमन टेंजेंट मतलब सबको कॉमन टच करता हुआ बनाना है, बना लीजिए। इसलिए मैंने आपको देखो पहले कहा था 1 घंटे सिर्फ बायो है। आप देखो कोई फॉर्मूला नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं आया, बस एक मॉडल था जिसको आपने सुना, समझा, अब इसको याद करना है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में थ्योरेटिकल सवाल आएंगे, बोर्ड में ये सब लिखने को आता है। बोलो। तो जो वेव ऑफ के 11वीं के टॉपिक हैं वो मैं कल क्लास में ही पढ़ाऊंगा 1 घंटा, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। पहले मुझे उनको ऑनलाइन पढ़ाना था, मैं सोचा था एक लेक्चर बच जाएगा, तो पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर थॉट ये आया कि कुछ बच्चे अटेंड नहीं कर पाते हैं मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, तो फिर क्लास में ही सब पढ़ लें। ऑनलाइन क्या होता है, न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, न्यूमेरिकल तो चलो 2 दिन बाद भी कर लिए, बाद में लिख लिए, कोई टेंशन नहीं होती। पर क्या थ्योरी क्लास नहीं लेना चाहते हम, उसमें क्या कुछ किसी का मिस हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो मेरा 11वीं के कॉन्सेप्ट पढ़ाने का था कमिटमेंट, वो बिल्कुल बरकरार है। बस उसको मैं ऑनलाइन ना पढ़ाकर कैसे पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा ऑफलाइन। क्या बात ओके है? चलो जल्दी से लिख लो आज पूरा। आज क्लासेस बहुत छोटी छोटी हैं, 1 1 घंटे की हैं। अभी आपका ब्रेक शुरू हो गया है। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप इस साल ही नीट में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाएं। चलिए सब लोग अपने लिए तालियां बजा लें खुद के लिए। चलिए पार्टी, हाँ बिल्कुल, देखो पार्टी की व्यवस्था की जा रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। धन्यवाद।
है? बाहर कितना है? 1.6 है और अंदर कितना है? बस ठीक है ना। तो अब बता कहाँ सेम हुआ। तूने क्या किया पहले वो बता, क्या किया था बता। हाँ हाँ बस m कितना आ रहा है? बहुत m-1/2 आ गया। ये हाइट है तो इसका मैग्निफिकेशन होगा m बराबर HI/HO। सही है, m माइनस आधा HO। हाइट ऑफ कितनी 1 mm, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस आधा mm। तो मतलब इसकी इमेज कैसे बनेगी नीचे की तरफ माइनस आधा, इसकी भी कैसे बनेगी माइनस आधा। ये कैसा है लंबाई, लंबाई कैसी है छोटी, तो देख इसने सही लगाया dv/du कितना है, dv/du 1/4 और du कितना है 1 mm, तो dv आ गया 1/4। ये भी कितना आएगा 1/4, जोड़ दो सबको कितना हो जाएगा बता। 1/2 प्लस 1/2 1। तो इसका m गलत आया है, फिर तेरा m कितना है, इसने माइनस आधा बोल दिया यार, -2 आ रहा है। सही कर, समझ में आ गया तुझे कौन सा। ये थोड़ा लगेगा, ये प्लेन मिरर में लगता है, ये स्फेरिकल मिरर है भाई, ये लगेगा। ये कॉन्वेक्स है बाहर, बाहर का μ2 क्या है ज्यादा, तो बताओ कॉन्वेक्स का μ2 ज्यादा है तो पावर क्या होगी नेगेटिव, तो इसको क्या करेगा डाइवर्ट। नीचे वाले में μ3 है, μ3 सबसे कम है तो इसकी पावर हो गई पॉजिटिव। थैंक यू बेटा। ये क्या करेगा डाइवर्ट और ये क्या करेगा, ना ना तो माइनस आएगी, माइनस का मतलब कौन के वो ना ना मिरर बन जाता है ना फिर तो बाद में वो सिल्वर करने के बाद, याद था सिल्वर कर देगी उसको तो लाइट वापस टकरा के वापस आ जाएगी तो मतलब मिरर बन जाएगा। लेंस कैसे रहेगा, तो मिरर में तो पावर नेगेटिव आया था ना, तो नेगेटिव तो कन्वेक्स होता है ना, पावर पॉजिटिव आएगा इसमें, नेगेटिव थोड़ी ना। नेगेटिव आ रहा था, तो आपने क्लास में भी करवाया था तो नेगेटिव आया था। अरे तो क्लास में अलग सवाल था, ये अलग सवाल है लड़की। नहीं सर सेम ही तो है। तो करके दिखा मुझे पहले, कल करके लाइए रफ कॉपी। कौन सा, वो कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है, लेंस में 2 कर्व्ड सरफेस होती है, वो एक कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला। ये वही है जो अपनी क्लास में किया था, कितना भरे हैं कि आधा नजर आए, टोटल है 17.5। नहीं आपने भरा x, नहीं आया, खाली कितना है, जो आपने x भरा है वो नजर कितना आएगा,